एवरीवन, वेलकम टू द चैनल माइक्रो मैक्रो मेंटर। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The first question is which among the following are final goods and which are intermediate goods, and उसको हमें रीजन के साथ बताना है। थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि फाइनल गुड कौन से होते हैं। जब हम फाइनल गुड्स की बात करते हैं तो ये बेसिकली वो गुड्स होते हैं जिनको या तो हम कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज करते हैं या फिर हम उनको यूज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। बेसिकली दोज गुड्स जो कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं या फिर हम उनको यूज करें इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, उनको कहते हैं फाइनल गुड्स। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की, किसकी? इंटरमीडिएट गुड्स की, तो ये वो गुड्स होते हैं जिनको ईदर हम रीसेल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं या फिर हम उनको यूज कर रहे हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए। लेकिन ये जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज किए जा रहे हैं तो वो सेम ईयर में होना चाहिए। फर्दर प्रोडक्शन में अगर हम इन गुड्स को यूज कर रहे हैं तो विद इन दैट पर्टिकुलर ईयर ही अगर हम उन्हें यूज करें तो वो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स में आएंगे। अदरवाइज अगर रीसेल हो रहा है तो भी वो इंटरमीडिएट गुड्स का पार्ट होता है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कि जब हम गुड्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, या तो ये कि वो फाइनल गुड्स है या फिर वो इंटरमीडिएट गुड्स है, तो ये हम उसके एंड यूज पर डिसाइड करते हैं। एंड यूज के बेसिस पर ही हम किसी गुड को फाइनल या फिर इंटरमीडिएट गुड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, एन एप्पल परचेज्ड बाय अ जूस फैक्ट्री। कोई जूस फैक्ट्री है जिसने एप्पल को खरीदा है, तो वो इसको फर्दर यूज करेगी, उससे रीसेल करेगी, फर्दर प्रोडक्शन करेगी, तो इसीलिए ये हमारा इंटरमीडिएट गुड है। आई एम राइटिंग लेकिन एग्जाम में पूरा लिख कर आना इंटरमीडिएट गुड। नाउ सेकेंड है बस परचेज्ड बाय टूर एंड ट्रेवल कंपनी। ये जो बस इसने खरीदी है ट्रेवल एंड टूर कंपनी में, ये इसका फाइनल गुड होगा क्योंकि ये इसने खरीदी है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। फर्दर ये इससे सर्विस प्रोवाइड करेगी, इसको यूज कर तो ये इसका एक इन्वेस्टमेंट हुआ, इसलिए ये जो बस है ये एक फाइनल गुड होगा टूर एंड ट्रेवल कंपनी के लिए। नाउ जो थर्ड है दैट इज पोटैटोज परचेज्ड बाय अ रेस्टोरेंट फ्रॉम द मार्केट। अब ये जो रेस्टोरेंट है पोटैटोज का यूज कर कुछ फर्दर डिश बनाएगा एंड वापस से इसको बेचेगा, इसीलिए ये इसका इंटरमीडिएट गुड होगा। नेक्स्ट, क्लॉथ परचेज्ड बाय अ हाउस होल्ड टू मेक कर्टेन्स। इवन दो ये जो क्लॉथ है इसको हाउस होल्ड यूज करके कर्टेन्स बनाने वाला है, बट हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ये कर्टेन्स जो है वो खुद ही यूज करेगा, कोई रीसेल नहीं होगा इसका, तो ये हमारा क्या होगा? फाइनल गुड। नेक्स्ट है पेंसिल परचेज्ड बाय अ स्टूडेंट। अब ये जो पेंसिल है ये स्टूडेंट इसको यूज करेगा, कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज हो रहा है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 में कंजम्पशन पर्पस के लिए ही क्लॉथ का कर्टेन बनाया गया है, तो ये इसका अगेन फाइनल गुड होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में वी हैव टू आइडेंटिफाई विच अमंग द फॉलोइंग आर कैपिटल गुड्स एंड विच आर कंज्यूमर गुड्स, एंड इसके साथ हमें रीजन देना है। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में फाइनल गुड्स की बात करी थी। ये जो फाइनल गुड्स है ना, इनको फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं हम कैपिटल गुड्स में एंड कंजम्पशन गुड्स में। क्वेश्चन में इवन दो कंज्यूमर रिटन है बट ये बेसिकली कंजम्पशन गुड्स की ही बात कर रहा है, हो सकता है प्रिंटिंग एरर हो, तो इट इज एक्चुअली कंजम्पशन गुड्स। जब हम कैपिटल गुड्स की बात करते हैं ना, तो ऑलवेज रिमेंबर ये वो गुड्स होते हैं जो दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज के फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प कर रहे हैं? ये फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं एंड इनकी जो है डिराइव्ड डिमांड होती है, डिराइव्ड डिमांड, क्योंकि ये दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, तो जब उन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होगी तभी इनकी डिमांड आएगी, इसीलिए ये डिराइव्ड डिमांड में आते हैं। एंड ये जो कैपिटल गुड्स हैं ये इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं हमारी ह्यूमन वांट्स को, इनडायरेक्टली वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। जब हम बात करते हैं कंजम्पशन गुड्स की, कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स को, दे डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड इनकी इसीलिए डायरेक्ट डिमांड होती है, वो डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं एंड इनकी डायरेक्ट डिमांड होती है। तो चलो इस बेसिस पर अब हमने पढ़ लिया है कैपिटल कंज्यूमर गुड्स। हम क्वेश्चन करते हैं, अ कार यूज्ड एज अ टैक्सी। कोई कार है, हम इसको टैक्सी की तरीके से यूज कर रहे हैं, यानी कि इस कार को यूज कर हम फर्दर सर्विस देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया? कैपिटल गुड।
ठीक है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर इन अ होटल। अब इस रेफ्रिजरेटर का यूज कर कर होटल वाले फर्दर कोई प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, डिश बनाएंगे उससे मे बी, तो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प हो रहा है रेफ्रिजरेटर के यूज से, इसलिए ये अगेन हमारा कैपिटल गुड है। उसके बाद एयर कंडीशनर इन अ हाउस। अब देखो ये जो एयर कंडीशनर है इससे कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, कंजम्पशन गुड। ये डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन दे रहा है ह्यूमन वांट्स को, डायरेक्ट सेटिस्फाई कर रहा है हमारी ह्यूमन वांट्स को, इसलिए ये जो एयर कंडीशनर है ये आपका एक कंजम्पशन गुड होगा। ऑलराइट, सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is, if in an economy the value of net factor income from abroad is 200 crore, हमारे को गिवन है जो नेट फैक्टर इनकम है अब्रॉड से ये 200 करोड़ है, एंड द वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज 40 करोड़, टू अब्रॉड 40 करोड़ है। सो आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमें पता है जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात करते हैं तो बेसिकली डिफरेंस होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि फैक्टर इनकम जो हमें अब्रॉड से आई है, हमारी कंट्री के अंदर आई है, माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, जो हमने अब्रॉड पे करा है। तो क्वेश्चन में देखो नेट फैक्टर इनकम 200 करोड़ गिवन है, ये वाला पोर्शन हमें गिवन नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड जो है 40 करोड़, ये माइनस का साइन है। सो अगर हम इस 40 करोड़ को दूसरी साइड पर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 240 करोड़ इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हमने ब्लैंक छोड़ा था। सो हमारा आंसर आ गया 240 करोड़। सिंपली हमने इसमें फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम। तो एक बार जान लेते हैं कि ये होता क्या है। जब हम फैक्टर इनकम की बात करते हैं ना, तो ऑलवेज रिमेंबर ये वो इनकम होती है जो हम पे करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, जो हमारा लैंड था, लेबर था, कैपिटल था, एंटरप्राइज का, जिनको हमने रेंट दिया लैंड को, फिर लेबर को हमने वेज दी, कैपिटल को हमने इंटरेस्ट दिया, उसके बाद एंटरप्राइज को हमने प्रॉफिट दिया। तो ये जो हमने इनकम पे करी है इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, इसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम, क्योंकि ये इनकम पे करी गई है बिकॉज फैक्टर्स ने हमें कोई सर्विस को रेंडर किया था, इन्होंने हमें अपनी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करी थी, इसके अगेंस्ट में इनको ये इनकम दिया गया है, इसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम जो है ना, ये एक बायलेटरल कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है? बायलेटरल कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पर दोनों मूवमेंट हो रहा है, वेजेस आ रही हैं, रेंट आ रहा है, मतलब पेमेंट्स आ रहा है, साथ के साथ फैक्टर सर्विसेज भी प्रोवाइड करी जा रही हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रांसफर इनकम की, हम बात करें ट्रांसफर इनकम की, तो ये वो इनकम है जो विदाउट किसी सर्विस को रेंडर किए बिना, विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विस हमें मिली है। इसीलिए क्योंकि हमने कोई सर्विस रेंडर नहीं करी है, एवं ही हमको मुफ्त में पैसा मिल गया है, तो ये आपका यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट होता है, यूनिलेटरल, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम क्या होता है। तो हम क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 1 है फाइनेंशियल हेल्प टू अर्थक्वेक विक्टिम्स। आपने अर्थक्वेक विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ मनी अगर हमने दिया है, तो देखो यहाँ पर हमें उसके बदले में इन्होंने, विक्टिम्स ने हमारी कोई सर्विस हमको प्रोवाइड नहीं करी है, हमने आउट ऑफ काइंडनेस इनको हेल्प करा है, तो ये जो हेल्प दिया है ये हमारा होगा ट्रांसफर इनकम, बिकॉज विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विस हमने इनको दिया है। उसके बाद आता है कंपेंसेशन रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर ने कोई कंपेंसेशन दी है अपने यहाँ काम करने वाले वर्कर को, तो ये जो है ये हमारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट दिया जाता है उसी का पार्ट होगा, तो इसीलिए ये हमारी फैक्टर इनकम है, क्योंकि इसके अगेंस्ट में जो एम्प्लॉय होगा उसने कोई सर्विस, फैक्टर सर्विस को रेंडर किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स ऑन मेरिट। स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म करा, उसके लिए हमने इनको स्कॉलरशिप्स दे दी। अब ये स्कॉलरशिप जो है ये अगेन हमारी ट्रांसफर इनकम होगी, क्योंकि स्टूडेंट ने कोई सर्विस रेंडर नहीं करी है, कोई फैक्टर सर्विस नहीं है, ये यहाँ पर हमने वन साइडेड पेमेंट उनको करा है, यूनिलेटरली कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, तो स्कॉलरशिप्स हमारी ट्रांसफर इनकम है। उसके बाद आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। अगेन अब देखो, जब हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं जहां पर कंपेंसेशन पे किया गया है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, क्योंकि एम्प्लॉय ने अपनी कोई फैक्टर सर्विसेज रेंडर करी हैं।
अनएम्प्लॉयड है अगर कोई बंदा ऑप्शन नंबर 4 में, तो उसने तो कोई भी सर्विस हमको नहीं दी है, गवर्नमेंट ने ऐसे ही उसको पैसा दे दिया है उसके सर्वाइवल के लिए, तो ये हमारा होगा ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम। ओके, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो हम एक बार ब्रीफ में डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या इंक्लूडेड होता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जो डोमेस्टिक टेरिटरी की हम बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है इकोनॉमिक टेरिटरी। बेसिकली मान लो अगर ये इंडिया है तो इंडिया की कोई एक बाउंड्री होती है, हमारे इंडिया का मैप है, तो जो उस मैप में हमारे इंडिया का बॉर्डर है दूसरे देशों के साथ, तो उस बॉर्डर के अंदर अगर कोई पर्सन है, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, कैपिटल है, वो फ्रीली सर्कुलेट हो सकती हैं। इस बॉर्डर को, इस पॉलिटिकल टेरिटरी को या जोग्राफिकल बाउंड्री को ही हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ना इकोनॉमिक्स में, तो इस जोग्राफिकल बाउंड्री के अलावा कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करते हैं एंड कुछ हम एक्सक्लूड कर देते हैं इवन दो वो इंडिया के अंदर होंगे। जो ये एक्सेप्शंस हैं ये आपका मेन होता है, तो हम एक बार इन एक्सेप्शंस को पढ़ लेंगे। इन एडिशन टू द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, पॉलिटिकल फ्रंटियर वही जो इंडिया की जोग्राफिकल जो बाउंड्री है उसके साथ साथ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड फॉलोइंग चीजें। पहली है ships and aircrafts owned that are operated by the normal resident between 2 or more countries। तो अगर कोई शिप है या फिर कोई एयरक्राफ्ट है जो इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट ओन करता है, इवन दो वो ऑपरेट कर रहा है किसी दूसरी कंट्री में, तो वो इंडिया का ही पार्ट होगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का ही वो पार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्लेन है, एक प्लेन है जिसको इंडिया की कंपनी है एयर इंडिया, इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट हुई ये कंपनी, तो ये ऑपरेट कर रही है, बट ये जो प्लेन है मान लो ये किसी दो कंट्री के बीच में, ये है अमेरिका, यूएसए एंड कनाडा के बीच में अगर ये प्लेन है, तो ये इवन दो ये यूएसए एंड कनाडा की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, बट क्योंकि ये एक्सेप्शन में है, शिप एंड एयरक्राफ्ट वाले एक्सेप्शन में है एंड इसको ऑपरेट कर रहा है एक नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का ही, एयर इंडिया, तो ये हमारा इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। ऑलराइट, जो सेकेंड पॉइंट है, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग platforms are operated by the resident of a country in the international waters where they have exclusive right of operation। अगर कोई फिशिंग वेसल है, कोई ऑयल या नेचुरल गैस का कंटेनर है जिसको एक जो नॉर्मल रेजिडेंट है हमारे इंडिया का वो ऑपरेट कर रहा है एंड इवन दो ये इंटरनेशनल वाटर्स में है, तो ये हमारे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई बोट है, क्या है, इस बार हम एक बोट ले रहे हैं जिसको एक इंडियन फिशरमैन ऑपरेट कर रहा है इंटरनेशनल वाटर्स में जो इंडिया को एलोकेटेड है, तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। अब आप पूछोगे कि मैम ये इंटरनेशनल वाटर्स क्या होता है, देखो जगह नहीं है, यहाँ पे कर लेते हैं। हमारी ये इंडिया है, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली मान लो इंडिया की ये शेप है, तो हर एक कंट्री की जो बॉर्डर है, ओशियन वाला जो नीचे का एरिया है, ये जो इस वाली साइड का और इस साइड से इंडिया का जो बॉर्डर है, यहाँ पर ओशियन है, तो यहाँ इस ओशियन के अंदर कुछ किलोमीटर्स तक का एरिया इंडिया को एलोकेट कर रखा है, हर एक कंट्री को एलोकेट होता है फिशिंग के लिए। तो अगर यहाँ पर जो है इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो एरिया इंडिया को एलोकेटेड है, अगर वहां पर कोई शिप है हमारी, यहाँ कोई अगर बोट है, तो ये हमारे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल वाटर्स है ये इंडिया को एलोकेटेड है। ठीक है, तो कोई भी फिशिंग वेसल है, कोई भी है जो इंडिया के इंटरनेशनल वाटर वाले एक्सक्लूसिव ऑपरेशन के एरिया के अंदर ऑपरेट कर रहा है बाय द नॉर्मल रेजिडेंट इंडियन फिशरमैन के द्वारा, तो ये हमारे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। उसके बाद हम ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। अगर मान लो कोई इंडिया की एम्बेसी है यूएसए के अंदर, इवन दो ये यूएसए में लोकेटेड है, ये यूएसए की जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर आता है, बट ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। सिमिलरली अगर हम देखें डोमेस्टिक टेरिटरी जो नॉट इंक्लूडेड है, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड, तो यहाँ पर एम्बेसीज, कॉन्सुलेट एट मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, जैसे कि अगर जापान की एम्बेसी इंडिया में है तो ये इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर है, बट ये जापान की होगी, ये जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर आएगा। सिमिलरली जैसे इंडिया की एम्बेसी अगर यूएसए में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट थी।
उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई कर दिया। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएनओ, WHO, अगर वो लोकेटेड है विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, कोई WHO का ऑफिस है, यूएनओ का ऑफिस है, अगर वो इंडिया के अंदर लोकेटेड है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, अब हमने एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लिया कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर उसकी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है वो आती है, साथ के साथ ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर हम इंक्लूड करेंगे, नहीं इंक्लूड करेंगे, इनका ध्यान रखने के बाद अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, ये रशिया की एम्बेसी है, इंडिया के अंदर लोकेटेड है, इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर है ये, बट ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, ये पार्ट होगा रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का। किसका होगा? रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का। तो फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। उसके बाद गूगल ऑफिस इन इंडिया, ये जो गूगल है ये बाहर की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, बट ये इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर लोकेटेड है। एंड हमारे जो एक्सेप्शंस हमने पढ़े थे ना हमने, ये उसका भी पार्ट नहीं है, तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। जो गूगल ऑफिस है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। उसके बाद एसबीआई की ब्रांच इन यूएसए, एसबीआई की ब्रांच, एसबीआई इंडियन बैंक है, ये एक इंडियन बैंक है, लेकिन ये यूएसए में लोकेटेड है, यूएसए की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में लोकेटेड है, तो ये आपका यूएसए का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, इंडिया का नहीं होगा। उसके बाद जो फोर्थ है ऑफिस ऑफ टाटा मोटर्स इन ऑस्ट्रेलिया, जो सिमिलर रीजन के साथ ऑप्शन नंबर 3 था वही होगा कि ये जो टाटा मोटर्स कंपनी है, ये टाटा मोटर्स ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में लोकेटेड है, इंडिया में नहीं लोकेटेड है। ठीक है, अगर कोई ऑस्ट्रेलियन कंपनी होती जो इंडिया में लोकेटेड होती तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता, इन केस एक्सेप्शंस में वो नहीं आता। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। थैंक यू।